चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ, अगली घटना की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन बहुत शानदार बनने जा रहा है। हाल ही में वांग ही ने खुद ही कह दिया, चाइना के विदेश मंत्री ने खुद ही अपने बयान में कह दिया कि लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। किस चीज के लिए बदनाम कर रहे हैं? कि हम डेट ट्रैप, ऋण जाल में फंसाते हैं लोगों को। ऐसा नहीं है, हम नहीं फंसाते लोगों को लोग खुद फंस जाते हैं। क्योंकि जो भी कहा होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इन दिनों यात्रा पर थे, 3 देशों की यात्रा पर गए। भाई साहब आप सोच के देखिए, इतने बड़े देश का विदेश मंत्री। अब आप पूछेंगे सर इज्जत दे रहे हो आप चीन को? बेटा देनी पड़ेगी। कारण क्या है ना, अफ्रीका के लिए तो ये भगवान हो रखा है। कारण ये है कि अफ्रीका में जितना पैसा इसने मार्केट में उतारा है उतना अमेरिका सोचता भी नहीं है। इतना पैसा इसने अफ्रीका के अंदर उतार दिया है। कितना उतार दिया? 148 बिलियन डॉलर। ये पूरी मतलब 148 बिलियन डॉलर का चीन अभी तक अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, केवल 32 देशों के अंदर। जिन देशों की कुल जीडीपी नहीं है उनसे ज्यादा का वहां इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब वो आदमी अगर यात्रा पर आएगा तो उसके लिए पलक पावले तो बिछाए जाएंगे। तो साहब वो यात्रा पर भी कहां गया, आप उससे अंदाजा लगाइए। अब आप में से कई लोग अभी ऐसा होंगे ना, तुरंत नर्वस आ जाएंगे एकदम, ओहो इंडिया का क्या होगा। बेटा इंडिया को ही घेरने की तैयारी कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आप कितनी बड़ी ताकत हैं। देखिए चीन के पास करने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका पूरा फोकस इंडिया पर है तो इससे पोटेंशियल अपना पहचानिए कि हम कितने शक्तिशाली हो गए हैं। मतलब आप इंडिया को घेरने के लिए कहीं पर भी जाने को तैयार हो रहे हो, इसका मतलब इंडिया आपस वाकई में एक बहुत बड़ी ताकत है। और तो कहीं वो फोकस नहीं कर रहा, ना वो मेडिटेरेनियन सी में फोकस कर रहा, ना वो अमेरिका में फोकस कर रहा, ना ऑस्ट्रेलिया में फोकस कर रहा, ना जापान पे फोकस कर रहा। सब कुछ घूम फिर के हमारे ही पास क्यों आ रहा है? तो पहले प्राउड करिए कि वी आर इंडियंस और हमारा पोटेंशियल इतना है कि उसको पता है कि बेटा एक ही बंदा है जो तुम्हें हरा सकता है, दैट इज इंडिया। अच्छा चलो मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं। देखो वांग यी तो खूब अच्छे से यात्राओं पर निकले हुए हैं, लेकिन क्या आपको पता है शी जिनपिंग 2 साल से अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय बन जाता है कि चाइना के लिए इंडिया अपने आप में एक चिंता का विषय है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे है, आप इससे अंदाजा लगाइए। वांग यी इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर थे। जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर न्यू ईयर विश करने गया 3 देशों को। किन किन को गया, उन तीनों देशों के नाम सुनिएगा साथियों। केन्या के पास गया, कोमोरोस के पास गया और इरिट्रिया के पास गया। ये 3 देश जिनको आप लोग मतलब मैप में भी खोजते ही रहते हैं। कहां कहां गया? इरिट्री गया, केन्या गया, कोमोरोस गया। और मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं अफ्रीका का मैप दिखाऊंगा ना तो कोमोरोस तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। देखिए ये अफ्रीका का मैप है, खोजिए कि इसमें कोमोरोस कहां है। मैंने आपको पूरा वर्ल्ड कॉन्टिनेंट दिखा दिया। वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट उठा करके देखिए, ये पूरा अफ्रीका रहा, हम यहां बैठे हुए इंडिया वाले रहे, एशिया रहा, सब दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, इंडोनेशिया मलेशिया दिख रहा है। इस मैप में कोमोरोस खोज के देखिए, आपको कोमोरोस दिखाई नहीं देगा। अभी बताते हैं। हाँ अब एक विद्यार्थी कह रहा है सर कोमोरोस तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हो गया। अच्छा देखो बेटा, मैं तुम्हें जूम करके दिखा देता हूं, वो अब भी नहीं दिखाई दे रहा है। तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। चलो अब मैं तुमको ना एक चीज और दिखाता हूं बेटा, देखो ध्यान से। अब मैं मैप का दूसरा स्वरूप लगाता हूं, थोड़ा जूम करके इस मैप को लगाता हूं। इस मैप को देखो, अब ये मेन लैंड अफ्रीका है, आपको कोमोरोस यहां पर भी नहीं दिखा। अब शिवेंद्र प्रजापति ने कहा कि मेडागास्कर के पास ढूंढिए। सर बिल्कुल सही कहा आपने, मेडागास्कर के पास ढूंढिए, यानी कि मेनलैंड पर भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया का मैप दिखाया तो मैं उसको बता तक नहीं पाया कि वो कहां है, इतना छोटू सा देश। जब मैं अफ्रीका का भी बनाया तो भी वो फोटो में नहीं आ सका, तो मैंने उसको जूम करके आपको दिखाने की सोची है। ये देखिए, ये रहा कोमोरोस। अब मैं थोड़ा और जूम करता हूं, शायद आप पहचान जाएं। ये देखिए, आपको यहां पर एक आइलैंड कंट्री दिखाई देगा, कोमोरोस। मतलब ये लोग तो ना एनी टाइम इंडिया का थैंक यू बोलते होंगे कि भैया संगति हो तो ऐसे की कि इंडिया की बगल में आने का इतना फायदा मिला। आप सोच के देखिए इन देशों को क्या फायदा मिला होगा, क्या किस तरह का, बताओ सोचिए। मेडागास्कर और इसके बीच में यहां पर एक बैठा डॉट जितना है, मेरा कैमरा भी फोकस नहीं कर पा रहा है इसके ऊपर। यहां पर अब मैंने इसको बनाने लायक दिखा दिया है, कोमोरोस है। आप इधर देखिए, इस वर्ल्ड मैप के अंदर यहां पर कहीं बैठा हुआ देश है कोमोरोस। आप इससे अंदाजा लगाइए। अब आप पूछेंगे इतनी सी बिंदी के ऊपर चीन का विदेश मंत्री गया है। आप सोच रहे हैं आप, ये भाई इनके यहां पर मतलब समझ के देखो
कारण क्या है अब वो समझ के देखो। कारण ये है जनाब कि ये पूरा पानी जो है ना, पूरा पानी ऊपर से नीचे तक, देखो चाइना वाले तो 9 डैश के माध्यम से इतने से पानी को साउथ चाइना सी कहलवाने के लिए उन्हें पानी से पापा कहलवाना पड़ रहा है। हालत खराब हो गई है, दुनिया मानने को तैयार नहीं हो रही है कि ना साहब हम नहीं मानेंगे इस बात को कि आप कहां तक हो। इंडिया वालों ने तो यहां से लेकर के नीचे अंटार्कटिक ओशन तक पूरे पानी को इंडियन ओशन कह रखा है और वर्ल्ड बकायदा मानता है। इवन अब तो हालत यह हो गई है कि जहां पर यह पैसिफिक ओशन, एशिया पैसिफिक, इन दोनों क्षेत्रों को कंबाइंड रूप से यहां से लेके यहां तक, पहले दुनिया वाले इस क्षेत्र को एशिया और पैसिफिक के कारण एशिया पैसिफिक कहा करते थे। इंडिया की इज्जत में अब यह चीज और बदल गई है और इसका नाम अब एशिया पैसिफिक की जगह इंडो पैसिफिक कर दिया गया है। अमेरिका वालों ने अपनी स्ट्रेटजीज में इसका नाम बदल दिया, कहा है कि नहीं यार इंडिया बहुत प्रभावशाली देश है। ऐसी स्थिति में यह पूरा क्षेत्र इंडो और इधर की तरफ पैसिफिक, इंडो पैसिफिक क्षेत्र है पूरा की पूरा एशिया से लेकर के अमेरिका के बीच का क्षेत्र। आप अब अंदाजा लगाइए इतने बड़े क्षेत्र के अंदर इसको यहां आकर बैठना पड़ रहा है। कारण यह है साहब, एकदम स्पष्ट सी बात है, क्योंकि इंडिया ने इन सभी देशों को अपना जैसा बना रखा है। कौन सा? चाहे मेडागास्कर हो, चाहे सेशेल्स हो, चाहे मॉरिटानिया। रीयूनियन तो अपने मित्र फ्रांस का ही घर है, यानी कि ये तो फ्रांसीसियों का ही आइलैंड है। तो ये पूरा की पूरा अपना क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इसका पूरा फोकस इन देशों पर रहता है। तो चलिए मैं वापस लाता हूं आपको। अभी ये यात्रा पर कहां गया साथियों? अब मैं दूसरा देश दिखाता हूं। देखो गरीबों की जब बारी आती है ना तो अफ्रीका को गिनते हैं, और अफ्रीका में भी गिनते गिनते एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये शब्द यूं समझो कि हमने ही दिया था। क्यों दिया था यूं समझाता हूं मैं आपको। देखो अपन तो ठहरे पैसे वाले, आज से नहीं बहुत लंबे समय से, है ना। इंडिया का जो मतलब सनातनी परंपरा अपने देश की रही है ना, जिस प्रकार का हम वसुधैव कुटुंबकम लेकर चले हैं, हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। अपना विचारधारा आज भी यही है कि खुद को बड़ा बनाओ यार, दूसरे के ऊपर फोकस मत करो। हम अपनी तरफ से अटैक नहीं करते। हम कभी गरीब थे नहीं, ना आज है। क्या है ना जी, आपको मैं बताता हूं, आप कभी नोटिस करिएगा, आप अपने समाज में ही आपस में नोटिस करके देखिएगा। एक सिंपल सी बात है जो आपके अंदर एटीट्यूड परिवर्तन कर देगी, अपने देश को देखने का नजरिया बदल देगी। आप मुझे केवल इतने से प्रश्न का आंसर बता दो, आपके यहां पर छिनैती, डकैती, गुंडई या फिर किसी भी प्रकार का अपराध कौन करता है? जो आपके शहर का एकदम धन्ना सेठ है, बहुत बड़ा व्यापारी है, या फिर जो छुट भैये हैं जिनके पास ना कभी खाने के लिए दाने थे, ना कभी रोजगार था, ना घर के संस्कार थे, ना उनके पास कोई वैल्यू थी। कौन करता है आपके अंदर ये छुट भैयापंती की हरकतें? आप खुद से सोचिए। हमारे यहां पर देश के अंदर हमेशा से हर व्यक्ति बहुत पैसे वाला रहा। इंडिया सोने की चिड़िया रहा है। कारण क्यों रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली ना जी, क्योंकि हमारे पास में इतना सब कुछ संसाधन था कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी यार किसी के साथ छीनने खाने की। हमारे पास मां गंगा का आशीर्वाद था, बहुत बढ़िया से हमारे खेती बाड़ी हमेशा से होती रही है। दक्षिण के अंदर बढ़िया हमारे पास खदान खनीन सब रहा, तो हमने कभी नहीं किया। अब आप सोच के देखिए, ऐसी स्थिति में चाहे हमारे ऊपर ये टर्की लोग आए, चाहे हमारे ऊपर मुस्लिम इवेजन हुए, चाहे अंग्रेज हमारे ऊपर आए, ये सब लोग गरीब लोग थे, है ना। ये वो लोग थे जिनको नादाना नजर आता था, सेठ लोग नजर आते थे। अब सेठ लोग रहते कहां हैं? यहीं आएंगे। सेठों की चोरी होती है साहब, गरीबों की चोरी भी कौन करता है? ऐसी स्थिति में अपन तो ठहरे सेठ। अब एक व्यक्ति हमारी बगल में रिसेंटली सेठ बन गया है ना, वो ये है। अब इसको हमारा जो पैसा है ये जम नहीं रहा कि यार ये चक्कर क्या है। मतलब ये हम तो पैसे वाले हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हम ही पैसे वाले होने चाहिए, इसलिए ये गुंडों को हमारे पीछे लगा रहा है और रजिया जो है वो गुंडों के बीच फंस गई है। कुछ ऐसी स्थिति हो रखी है। अब हो क्या रहा है ऐसी स्थिति में? ये वाला जो देश यहां पर बैठे हुए हैं ना, असल में अफ्रीका के ये 4 देश हैं साथियों, जो हमारे अंदर एनी टाइम, जैसे मरखनी गाय के सींग निकले रहते हैं, ऐसे ही अफ्रीका में से ये सींग निकला हुआ है, जिसे आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें 4 देश हैं साथियों। कौन कौन से? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ये 4 देश। हालत इतनी खराब है इन देशों की कि ये फौज तक नहीं रख पाते, अपनी सेना तक नहीं है इनके पास में। पैसे की हालत खराब, सेना तक नहीं है। आप पूछेंगे सेना नहीं है तो हिफाजत कैसे करते हैं? क्या करना, सब लोगों को इन्होंने लुटेरा बना रखा है। तो जो पायरेट्स ऑफ सोमालिया है ना, वो असल में इनकी सेना है।
आप सोच के देखिए, जिसको ये पायरेट्स ऑफ सोमालिया कहते हैं, असल में वो इनकी सेना का नाम है, सोमालिया के समुद्री लुटेरे। ऐसे ही यहां पर जिबूती के समुद्री लुटेरे, ऐसे ही इरिट्रिया के समुद्री लुटेरे, गरीब देश इथोपिया के लुटेरे, ये सब लुटेरे देश बने। और ये करते क्या थे? अब इंडिया से कोई सामान, अब देखो इंडिया से हर व्यक्ति व्यापार करना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या, व्यापार के नाम पर हमारा माल गल्फ ऑफ आदेन से निकलकर बाबे मंडल से होते हुए लाल सागर, लाल सागर से होते हुए स्वेज कैनाल और यहां पर मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए जिब्राल्टर ओशन, जिब्राल्टर से अटलांटिक और यहां से होते हुए फ्रांस, ब्रिटेन, यहां तक हम सामान पहुंचाते थे। इन पट्टों ने क्या किया, ये यहां डाल करके लुटेरे लगा के बैठ गए। आपका यदि कोई भी मित्र, मैं मेरी बात पर हो सकता है आपको एक बार के लिए हंसी आ रही हो, मजा ऐसा है कि सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, देश की इज्जत करो। अभी कराता हूं, रुक जाओ। आपका कोई भी देश, कोई भी मित्र जो है ना, मर्चेंट नेवी में अगर हो, मर्चेंट नेवी का मतलब जो समुद्री जहाज पर नौकरी करता हो, जो मालवाहक जहाज हो, और निश्चित ही मिल जाएगा आपका कोई ना कोई दोस्त, दूर का मिल जाएगा, नजदीक का मिल जाएगा। इवन नेवी का या कोस्ट गार्ड का भी अगर आपका कोई मित्र हो ना, मेरी उससे ये बात पूछ के देख लेना, वो आपको बताएगा कि जो मालवाहक जहाज यहां से निकलते हैं, वो अपने आगे की तरफ लोगों को बिठा के, बंदूक देके बिठा के रखते हैं। यही तो कारण था कि वो जो इटालवी सैनिक आए थे ना इंडिया, इटालियन 2 नाविकों का केस नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, तो वो आए थे जब, तो वो अपने साथ भी सेना लेके आए थे, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, इनको काउंट नहीं करते लोग, देखते गोली मारते हैं, मारो इनको। लेकिन ये ऐसे हैं साहब, 100 की संख्या में निकलते हैं, 20 भी पहुंच जाएंगे तो बहुत रहेगा, ऐसी हालत है। आपको मालूम होना चाहिए, भारत जैसे देश यहां पर ऑपरेशन अपहरण चलाते हैं कि यार यहां पर गाड़ी को जो है ना, ये लोग लूट के बैठ जाते हैं, ट्रकों को जाने नहीं देते, मतलब जहाजों को जाने नहीं देते। अब आप पूछेंगे सर बहुत माहौल बना दिया इस बात का, अब मुद्दे पे भी आ जाओ। अब मुद्दे पे आने दो, क्योंकि पहले आपको मैंने गरीबी बताई कि गरीबी कितनी है, इससे आपको यह पता चलेगा जो गरीब है। अब उसको मैं ये कह दूं कि बेटा आज तो तुम्हारी बढ़िया पार्टी, मतलब खाने में एकदम तुम्हारा मनपसंद वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड होगा, तो सोचो वो तो सब कुछ ही कुर्बान कर देगा। ऐसी स्थिति में इरिट्रिया पहुंच गया, कौन? चीन। और इरिट्रिया पहुंच करके कहा, कभी देखी है तुमने सेना? बोले नहीं देखी। मेरी वाली देखो, और मैं तुम्हारे यहां पर पोर्ट बनाऊंगा। 2018 में भाई साहब इसने अपना पोर्ट बना दिया, जिसका नाम है डोरा ले, यानी कि इसने इस पर डाल दिया डोरा। नाम क्या हो गया? डोरा ले। डोरा ले कहां हो गया? इरिट्रिया में। किसने बना दिया? चीन ने बना दिया। 2018 में बनाना शुरू किया, बनकर तैयार हो गया। आप पहले उस डोरा ले का फोटो दिखा देता हूं ताकि आप लोग ये देखिए, ये डोरा ले का फोटो है। यहां पर चीन की सेना विद्यमान है बाकायदा, यहां पर ये टैंकर फैंकर सब लग गए, इन्होंने बढ़िया से अपना सारा सामान बना लिया है। अब देखिए, जो भी व्यक्ति, आप देखिए, चाहे तालिबान को उठा के देखिए, चाहे आप अलकायदा को उठा के देखिए, ये बहुत गरीब थे पहले, है ना। इनको अमेरिका जैसों ने फांसा अपनी बातों में। अब इरिट्रिया वालों को फांस लिया किसने? चीन ने, अपनी भाषा में। लेकिन चीन कोटी खेल गया। कैसे खेल गया? उसने क्या किया ना, इस पर्टिकुलर जगह पर, किस जगह पर आप इसे देखिए, इसने इरिट्रिया के अंदर यहां पर क्या कर दिया, यहां पर अपना पोर्ट बना लिया सेना के साथ। इससे क्या होगा? इससे 2 फायदे हुए। एक तो चीन का जब भी कोई जहाज यहां से निकल के जाएगा तो यहां पर लूटने की संभावना खत्म हो गई। अच्छा, अपने को टेंशन क्यों नहीं है? हमारे कोस्ट गार्ड वाले मारने चले जाते हैं, हम तो अभ्यास ही यहीं बैठ के करते हैं इनको मारने का, क्योंकि हमको तो टेंशन है नहीं, तो हम यहीं पर जाके गोलीबारी चलाते हैं। तो ये इरिट्रिया में कौन गया? वांग ही गया। अभी न्यूज पढ़िए क्या लिख रहा है, इरिट्रिया गया। कौन गया? वांग ही गया। आगे बात समझ में, विदेश मंत्री क्यों गया? क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर ये जब इतने ही खतरनाक हैं तो अमेरिका जैसे देश कुछ क्यों नहीं करते? करते हैं ना। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी, बैन लगा दिया कि तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। ये लुटेरे हैं, ये कहते हैं कि हम व्यापार करते नहीं, छीनते हैं। और सुनो, चीन हमारे साथ जुड़ गया है। ऐसी स्थिति में इरिट्रिया पर, इथोपिया में, याद करिए, अब देखिए थोड़ा सा मैप को याद करते चलिए, आपको चीजें याद आएंगी। इधर देखो बेटा, ये इरिट्रिया और इसके बगल में देश है इथोपिया। याद करिए, इथोपिया वही अबे अहमद वाला जिनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। ये अभी इथोपिया वही वाला जहां ग्रांड रेनेसा डैम है, लेक तैना है, जहां से कि ब्लू नाइल निकलती है। अब देखो, ये इथोपिया के उत्तर में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है टिग्रे।
याद करो मैंने टिगरे का संकट पढ़ाया है, उस टिगरे वाली जगह पर इधर से इथोपिया वाले और इधर से इरिट्रिया वाले ये दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं। तो अमेरिका ने इरिट्रिया को भी पनिशमेंट दे दिया और इथोपिया को भी पनिशमेंट दे दिया कि तुम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम नहीं कर रहे हो। इथोपिया से कहा तुम्हारे साथ भी व्यापार बंद, तुम्हारा जो बिना टैक्स का माल आता था नहीं मंगाऊंगा, और इधर इरिट्रिया से कह दिया कि तेरे साथ भी व्यापार खत्म। अब इरिट्रिया कह रहा कोई बात नहीं, हमको तो जहाज लूटने हैं, आपके निकलेंगे तो आपके लूट लेंगे। इधर चीन यहां पर पहुंच गया कि शाबाश बेटे, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। तो ये तो हुआ इसका इलाज। आइए अब दूसरे देश पर चलते हैं। अब देखो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपने इरिट्रिया पकड़ लिया, अब इधर गया ये केन्या। केन्या गया कौन? वांग ही। अब मैं केन्या की बात बताता हूं साहब। केन्या के पास में जितना भी विदेशी कर्ज है उसका 21% कर्ज अकेली चाइना का है। आप इससे अंदाजा लगाइए। नंबर 1, इसका एक पोर्ट है जिसका नाम है मोम्बासा। मोम्बासा पोर्ट समझिए अगला हम्बन टोटा है। अगला हम्बन टोटा क्यों कह रहा हूं? जैसे हम्बन टोटा पोर्ट को नहीं बचा पाया श्रीलंका, ऐसे ही केन्या अपने मोम्बासा पोर्ट को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि केन्या में आप जहां जाओ आपको वहां पर चाइनीज काम होता हुआ दिखाई देता है। मजेदार बात यह है कि केन्या में कभी अमेरिका ने भी बहुत पैसा लगाया था, लेकिन अमेरिका पैसा लगाने के बाद में हल्का ढीले क्या पड़ा, ये जाकर के बैठ गए किसकी गोदी में? चाइना की गोदी में। अच्छा पता है आपको क्या हमेशा लगेगा ना, वो जो बीच का बंदर होता है ना, वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताता है पेंडुलम की तरह। उसे लगता है अब मैं इसका करीबी हो गया हूं, अब मैं इसका करीबी हो गया हूं, मैं मालदार बन गया हूं, लेकिन वो पता नहीं चलता कि उसकी कितनी ठुकाई हो रही है। उसको एहसास नहीं होता बीच के बंदर को। कभी खेला है आपने? दो भाइयों के बीच में आप खड़े हो जाते हैं बॉल पकड़ने के लिए, कभी वो आपको बुलाता है ले ले बोल ले, फिर उधर फेंक देता है। वो इसके साथ हो रखा है केन्या के साथ में। अब ये भाई साहब पैसा लेके बैठा है बहुत तगड़ा वाला। हालत ये है कि इसके जो मतलब अगर इसका आप अकाउंट देखो तो उस अकाउंट को मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। केन्या के अंदर जो है ना 9.8 बिलियन डॉलर का कर्जा है। आप अंदाजा लगाओ यार कि 21% कर्जा जिस देश के पास चीन का हो। यार एक मिनट सोच के देखो, श्रीलंका के पास में कर्जा कितना है? मैंने आपसे यह कहा कि श्रीलंका के अकाउंट में 1.5 बिलियन डॉलर बचा है, 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा उसके ऊपर लोन है। ये 9.8 बिलियन तो अकेले मतलब क्या बोलते हैं 9.8 बिलियन डॉलर लोन लेके बैठा हुआ है। अंदाजा लगा के देखो यार कि ऐसी हालत में ये गरीब देश लौटाएगा कैसे? इनके पास कुछ है नहीं। इनके पास मिनरल्स के नाम पर थोड़े बहुत मिनरल्स हैं, इनकी तो लोकेशन काम की है। यहां इस लोकेशन का उपयोग लेकर के चीन अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया, तो उसे तो लैंड मिल गई सस्ते दामों पे। जैसे मान लीजिए कि वाड्रा जी ने राजस्थान के रेगिस्तान में जमीन खरीद ली, ऐसे इसके द्वारा यह कार्य यहां पर किया जा रहा है। ठीक है ना? तो वांग ई यहां पर आया और यहां पर बोलता है डरने की जरूरत नहीं है यार, लोग हमारे बारे में खराब माहौल बनाते हैं। कैसे? This is a narrative so-called death trap created by some great nations। मतलब कुछ महान लोग हमारे बारे में ये शब्द बोलते हैं कि डेथ ट्रैप, हमारे बारे में ये कहते हैं कि हम लोगों को कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं। ऐसा है नहीं, है ना? Those who don't want to development in Africa, वही लोग ऐसी बातें पहुंचाते हैं। ठीक है? अगर ऐसा कोई ट्रैप होता तो हम गरीबी क्यों हटाते, हम डेवलपमेंट को क्यों बढ़ावा देते? ऐसी बातें फैलाने वाले जो लोग हैं वो अफ्रीका को उठता हुआ नहीं देखना चाहते। वांग ने ऐसी बातें कही और कहा कि हम 6 बायलेटरल ट्रेड करना चाहते हैं चाइना के साथ में, केन्या के साथ में। ऐसी बातें बोली, लोगों ने तालियां बजाई, वाह कितनी अच्छी बातें। यानी सर आपको पता तो है कि आप कर्ज के जाल में फंसाते हो। चलिए अब साहब वांग वी जी, अगर आप कहीं भी मेरी बात सुन रहे हो चाइना वालों, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना और आप लोग भी लिख लेना इस बात को, क्योंकि कई बार क्या होगा काउंटर आर्ग्यूमेंट आपके दिमाग में भी खड़ा हो जाएगा कि यार सर एक बात बताओ, वो किसी की मदद कर रहा है तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छी बात है ना, आपको तो हमेशा नेगेटिव चीजें ही नजर आती हैं। बेटा मैं नेगेटिव चीजें याद नहीं दिला रहा, मैं तो आपको भारत का पक्ष बता रहा हूं। आप उस तरह से चीजें सोच के देखना, अपने आप आपके आंसर मिल जाएंगे। पहला पॉइंट आप लिख लो अगर आप चाहो तो। पहला पॉइंट है चाइना के साथ होने वाले नेगोशिएशन का। पॉइंट नंबर 1 कि चाइना जब भी किसी देश को लोन देता है वो उसके बारे में किसी को नहीं बताता कि उसने किस कंडीशन पर लोन दिया है। पॉइंट नंबर 1 मेंशन कर लेना ये कि चाइना डेट ट्रैप में फंसाता कैसे है। अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए, मान लीजिए मेंस में सवाल आ जाए कि व्हाट इज चाइनाज डेट ट्रैप पॉलिसी, क्या लिखोगे उसमें? तो मैं बता रहा हूं आप वो पॉइंट मेंशन करके आना कि इट नेवर डिस्क्लोजेज
क्या क्या डिस्क्लोज नहीं करता कि इसने किस किस कंडीशन के ऊपर मतलब किसी को सामने वाली पार्टी को लोन दिया है। अब आप पूछेंगे अच्छा तो एक बात बताइए, तो ये जो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह हैं, ये कभी भी अपने द्वारा वो देते हैं क्या, जानकारी देते हैं क्या किसी को? हमने कहा मतलब कहना क्या चाहते हो? बोले इनके द्वारा कभी भी जानकारी दी जाती है क्या कि हमने किसी को कितना लोन दिया है, क्या कुछ किया है? अरे भैया बात ही बातों में हम तो 12,751 कल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है आपने। हमने एक बार भी नहीं कहा आपसे कि शेयर करें भैया, जल्दी से शेयर करें, आज फिर एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, लगे रहो। तो अब फिर क्या हुआ? तो बोले सर एक बात बताइए कि ये अपना डिस्क्लोज नहीं करता, कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया का कौन सा देश ऐसा है जो डिस्क्लोज करेगा? कोई करता होगा भला, आप गजब बात कर रहे हो। मैंने कहा यस, लिखिए साथियों, पेरिस क्लब। आंसर लिख लीजिए इस पॉइंट का कि भले ही चाइना तो डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन पेरिस क्लब बोला जाता है उन देशों को जो डेवलप्ड नेशन है और वो अपने द्वारा किसी दूसरे देश को कर्जा देते हैं, वो सारे अपनी शर्तें एक दूसरे को बताते हैं। याद करिए, ओईसीडी भी इसी को ही कहा जाता है, विकसित राष्ट्रों का संगठन। इस पेरिस क्लब में, क्योंकि ओईसीडी तो एक टर्म हो गया, पेरिस क्लब में लोन देने वाले लोगों का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि लोन देने वाले राष्ट्र जब आपस में बैठते हैं तो चाइना से पूछते हैं कि बेटा बताओ शर्त क्या थी? चाइना कहता है हम नहीं बताएंगे। तो क्या मतलब हुआ? बोले मैं पेरिस क्लब का सदस्य नहीं बनूंगा। पॉइंट नंबर 1 याद करिएगा कि चाइना नेवर डिस्क्लोजेस इट्स कंडीशंस। नंबर दूसरा, अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा सर, पहला पॉइंट क्लियर डेट ट्रैप का, दूसरा सुनिए। दुनिया का हर देश, हर बड़ी कंपनी जब लोन देती है तो लोन की समय सीमा होती है 25 साल, 30 साल। जैसे इंडिया ने अगर मान लीजिए जापान से लोन लिया बुलेट ट्रेन के लिए, 30 साल की मियाद, 25 साल की मियाद की भाई दे देना, आराम से लोन दे देना। आपको यदि याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि इंडिया ने जापान से जब लोन लिया तो कितना % ब्याज पर लिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितने ईयर के लिए लिया अगर आपको याद हो तो। भारत में जापान के द्वारा चलाई गई बुलेट ट्रेन आ रही है ना, उसका जरा बताइए तो हिसाब क्या है। मैं आपको इनका हिसाब बताता हूं। ये 10 साल से ऊपर का लोन नहीं देता, ओनली 10 ईयर्स का। तो यार कार वाले भी, जब आप कार लेने जाते हो ना तो बैंक कार के लिए 7 साल का लोन देती है। आप किसी देश को बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हो 10 साल के लिए। 10 साल के अंदर तो लोगों का खाने का तरीका नहीं बदलता। आप अगर वाकई में थोड़े बहुत पैसे कमाने लग गए और हाथ से ही खाने की आदत डाले तो चम्मच नहीं पकड़ पाते 10 साल में तो आदमी यार। तो ऐसी 0.01% इंटरेस्ट रेट पर, मतलब मुझे यह कंफर्म है, एक का कम से कम 50वां हिस्सा, 1% के 50वें हिस्से पर हमको दिया है 30 से अधिक सालों के लिए जापान के द्वारा लोन। अब सोच के देखिए, ये 10 साल के लिए लोन देता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 10 साल के लिए लोन देता है मिनिमम 4% ब्याज पर। 4% ब्याज, 4% ब्याज का मतलब समझ रहे हो आप? अगर आप बैंक में एफडी कराने जाओगे ना, इंडिया की किसी बैंक में एफडी कराने जाओगे तो बैंक आपको जो ब्याज देती है वो देती है 5.5% का। एफडी पर 5%, 5.5% है। 4% ब्याज तो ये देश से वसूल ले रहा है यार। इससे ज्यादा ब्याज क्या मानोगे? 4% बहुत बड़ा ब्याज है। इंडिया की बैंक देती है एफडी पर इतना ब्याज। ये भाई साहब लोगों से ब्याज वसूल रहा है, 10 साल के लिए दे रहा है, 4% ब्याज वसूल रहा है। इससे ज्यादा और क्या होता है? फिर आप पूछेंगे अगर कोई ब्याज नहीं चुका पाया तो अब इसकी ये जो पॉलिसी है ना, ये इसकी सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन है। इसने मतलब पूरे देशों की वाट लगा रखी है। वो चौथा पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर डेट ट्रैप को हम समझ नहीं पाते। कहते हैं किसको? आप डेट ट्रैप जलते हो आप चाइना से। मैं उसके सामने ये 4 पॉइंट फेंक के मार देना कि भाई पेरिस क्लब का मेंबर क्यों नहीं बनता तू, 10 साल से ज्यादा का लोन क्यों नहीं देता, 4% से नीचे ब्याज पर क्यों नहीं आता। और चौथा पॉइंट, अब आपको डेट ट्रैप की परिभाषा क्लियर हो जाएगी। चौथा पॉइंट पता है क्या करता है? ये जिस भी देश को लोन देता है उससे एक ऑफशोर अकाउंट खुलवाता है। ध्यान से सुनना, ऑफशोर अकाउंट खुलवाता है का मतलब यह हुआ कि आपने किसी देश को कर्जा दिया और कर्जा देकर के आपने उसको क्या कहा कि तुम और हम दोनों मिलकर किसी दूसरे देश में अपना एक खाता खुलवाएंगे। उस खाते में तुम्हें मिनिमम इतना बैलेंस मेंटेन करना होगा। आप सोच के देखो, अगर मान लो कि मैंने बैंक से कर्जा लिया तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मैं उस पैसे का उपयोग कर सकूं। आपने क्या कंडीशन बना रखी है कि अगर आपने $10 बिलियन लोन लिया, एक काम करो, $1 बिलियन इसमें से निकाल के एक खाते में डाल दो जो दूसरे देश में होगा, कहीं भी एक न्यूट्रल देश पकड़ लो, चाहे सिंगापुर पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो, वहां पकड़ लो। उसमें से अगर तुम्हारी एक भी किस्त चूकी तो मैं उस खाते को जैब कर लूंगा, मैं उस खाते को पकड़ लूंगा। मैंने कल रात को ही आपको एक सेशन पढ़ाया है, क्या बात है, हम 13,000 क्रॉस कर गए। अरे वाह,
बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। मैंने कल रात को आपको श्रीलंका का एक सेशन पढ़ाया जिसमें मैंने आपसे कहा था कि वांग ई इन 3 देशों के पास मिलने के बाद श्रीलंका पहुंचा, और जब श्रीलंका पहुंचा तो वहां पहुंच करके क्या कहता है कि श्रीलंका उससे कहता है माननीय आप आ गए, हमारे ऊपर थोड़ा डेट रीस्ट्रक्चर कर दो। आपको पता है असल में ये डेट रीस्ट्रक्चर है क्या भला है? असल में उससे ये कहा जा रहा है कि जो आपने ऑफशोर अकाउंट में हमसे पैसे डलवा रखे हैं उनको जब्त मत कर लेना, नहीं तो हम तेल भी नहीं मंगा पाएंगे, पत्तियां तोड़ के खाएंगे, मतलब चाय की पत्ती से काम चलाएंगे। अब आप बताइए ये डेट ट्रैप नहीं है तो और क्या है? अफ्रीकी डेट ट्रैप में कितना बुरी तरह फंसा हुआ है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। केन्या की हालत मैंने आपके सामने डिकोड कर दी। आप देखिए अमेरिका, ये चीन ने जिन देशों को पकड़ के रखा हुआ है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, कंबोडिया, केन्या, इन देशों के अंदर पैसे से अपना मामला खराब करके रखा हुआ है। और तो और अब क्या बोलता है कि देखिए अब इसको बताइए, इसको कॉलोनाइजेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पता है क्या बोला है भाई साहब? ये मैडम से हाथ मिला रहा है, गजब का ही कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये कहता है कि हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए एक अलग से एनवॉय नियुक्त करेंगे, एक नियुक्त कर देंगे व्यक्ति। भैया हमारे जमाने में ना, जब हमारा देश गुलाम हुआ था ना, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, तो वो भी ऐसे ही रजवाड़ों के अंदर अपना एक आदमी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया करते थे। आज तुम वही काम इनके यहां करने जा रहे हो यार। तुम अपना एक आदमी बिठा दोगे, उससे पता है क्या होगा? ये देश स्वतंत्र रूप से निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। अरे आपको याद है वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी इंडिया में। वेलेस्ली की सहायक संधि थी क्या? वो यही कहता था कि आप अपना एक व्यक्ति हमारे यहां नियुक्त करवा दीजिए और अपने यहां पर आप अपनी सेना वेना सब भूल जाइए, हम हिफाजत करेंगे। अरे तुम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर हिफाजत क्या खाक करोगे? तुम उस जगह के अंदर अपना आदमी ऐसे बिठा दोगे कि अब ये लोग अपने बिहाफ पर निर्णय नहीं ले पाएंगे। इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हो? क्या आपको लगता है कि अभी भी अफ्रीका गुलाम नहीं होने वाला? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्पेशल एनवॉय नियुक्त करने जा रहा है, ये न्यूज देख लीजिएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाइना कॉलोनाइजिंग अफ्रीका, चाइना अपनी उपनिवेश बना रहा है अफ्रीका को। इस समय 18 देश ऐसे हैं जो कि इसके साथ में फंसे होकर के ये निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके आप अपना ये जो लोन है इसको रीनेगोशिएट कर लीजिए। 10 साल में नहीं चुका पाए 15 में दे देंगे, कुछ ऐसा व्यवस्था बिठा लीजिए। इसके अलावा 12 देश ऐसे हैं जो कि रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं कि साहब कुछ तो सेटिंग बिठाइए, हमारा मामला खराब हो गया है। अंदाजा लगाइए, चीन के द्वारा अफ्रीका को $148 बिलियन का लोन दे दिया गया है। हर साल 70 प्रोजेक्ट की घोषणा कर रहा है 2010 से, और 32 देश अफ्रीका के, कुल 54 में से 32 देश ऐसे हैं जिनका टॉप लेंडर है अफ्रीका। आप इससे अंदाजा लगाइए, ये जो एकदम लाल सुर्ख हो रखे हैं ना, ये बस सोमालिया बचा है इसमें से, है ना। ये लाल सुर्ख हो रखे जितने भी देश हैं, ये सारे के सारे इंडियन ओशन वाले जो देश हैं ना, इनको चीन ने एक तरह से समझिए अपने कर्ज में इतना फांस लिया है कि अब ये जो सेना नियुक्त कर रहा है, मुझे तो एकदम वेलेस्ली नजर आता है। मतलब वेलेस्ली नजर आता है जिसने सहायक संधि में भारत के कई राज्यों को गुलाम कर लिया था, वैसी स्थिति यहां नजर आती है। आप इसे देख सकते हैं, दुनिया में जिस प्रकार का स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहा है। डेट टू चाइना देखिए आप एक बार के लिए, बिगेस्ट लेंडर ग्लोबली, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला जो देश अचानक बन के निकला है, आप उसे देखें। ये अचानक सबको क्रॉस करके सबसे ऊपर निकल गया है। चाइना सबको कर्जा इतना बांटने निकल रहा है, असल में ये खरीदने निकल रहा है। अब आप पूछेंगे तो एक बात बताइए सर, अमेरिका भी थोड़ा अफ्रीका में इन्वेस्ट करता होगा? मैंने कहा अभी कितना बताया मैंने उसके बारे में, चाइना के बारे में $148 बिलियन बताया। अब आप इधर देखिए, 2014 में अमेरिका ने मात्र $69 बिलियन पूरे अफ्रीका में इन्वेस्ट किया, 2017 में $50 बिलियन किया, 2020 में $47 बिलियन किया। इनका इन्वेस्टमेंट बहुत पीछे चल रहा है, ये इतना आगे निकल गया है, आप इससे अंदाजा निकाल लीजिए। तो ये सारा मैंने आपको सारी जानकारियों के माध्यम से बातें बता दी हैं। जो भी जानकारी मैंने आपको यहां दी है